बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था इलास्टिकुलियन एंड इनइलास्टिकुलियन। अगर तो आपने उसका डिफरेंस अच्छे तरीके से समझा है तो आप पहले उस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुने कि इलास्टिक और इनइलास्टिक में डिफरेंस क्या है। उसके बाद ये वाला लॉन्ग आपको समझ आएगा। तो इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी इलास्टिक और इनइलास्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है अलग ही। तो जी स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करते हैं। इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन। अच्छा, वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन एक ही है। बच्चे, अगर आपको याद है, इससे पहले हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसमें हम वेलोसिटी के ऊपर एरो लगाते थे। ये जो आज का मैथमेटिकल हम प्रूव करेंगे ना, इसमें वेलोसिटी के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। उसकी वजह भला क्या है? क्योंकि डायरेक्शन फिक्स ही कर दी है। जब उसने हेडिंग के अंदर कह दिया कि वन डायमेंशन, कि दो बॉडीज हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, कि जब दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रही हों, उनकी डायरेक्शन चेंज ना हो, तो उस वक्त हम वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर डायरेक्शन डज नॉट चेंज, these vector quantities can be treated like as a scalar। है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन उसको हम स्केलर के तौर पर ट्रीट करेंगे। उसकी वजह, क्योंकि उसकी डायरेक्शन फिक्स है, उसकी डायरेक्शन एक ही है, चेंज नहीं हो रही। तो इसी वजह से आज का जो हम प्रूव करेंगे उसमें वेलोसिटी के ऊपर एरो नहीं डालेंगे। उसकी वजह मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन फिक्स है। तो जी बच्चे, इसकी डेफिनेशन नोट करें। द इलास्टिकुलियन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऐसी कुलियन जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स मूव तो करते हैं, लेकिन कैसे मूव करते हैं? अलोंग द सेम लाइन, बिफोर एंड आफ्टर कुलियन। कुलियन का मतलब टकराना है। अच्छा, आमतौर पर तो हम देखते हैं ना, दो बॉडीज आपस में यूं टकराएं तो उसको कुलियन कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में कुलियन का मतलब ये नहीं है। लाजमी नहीं कि टकराएं, अगर ना भी टकराएं तो उसको भी कुलियन कहते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो इससे पीछे वाला लेक्चर ज़रूर सुन के आएँ, आपको पता चलेगा क्योंकि कुलियन होती क्या है। ठीक है, तो बच्चे आप ज़रा तवज्जो करें। जिसके अंदर बॉडी टकराने से पहले और टकराने के बाद कैसे मूव करे? मूव अलोंग द सेम लाइन। अब एक ही लाइन के अंदर मूव करे तो उसको कहेंगे हम इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन। ठीक है बच्चे, अब ये आपकी बुक की थ्योरी है जिसको मैंने पॉइंट्स बना के लिखा है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। ज़रा तवज्जो करें। हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मैस m1 है, दूसरी का मैस m2 है, और एक की वेलोसिटी v1, ये भी इधर को मूव कर रही है। ये मैं इधर बनाता हूँ, v के ऊपर नहीं एरो डालना, ये ऐसे मूव कर रही है। और दूसरे की वेलोसिटी भी v2, एरो नहीं डालना, क्योंकि हम वेलोसिटी को एज ए स्केलर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वन डायमेंशन है ना, डायरेक्शन फिक्स है। अच्छा, इसके साथ हम लिखते हैं बिफोर कुलियन। बिफोर कुलियन, टकराने से पहले। अच्छा, मैंने ड्यूरिंग कुलियन वाली डायग्राम नहीं बनाई, वो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में बना के समझा दी थी। बहरहाल टकराने से पहले, अब टकराते हुए भी होगा ना ड्यूरिंग कुलियन, लेकिन टकराने के बाद जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चे? इसका मैस m1, इसका मैस m2, मैस तो चेंज नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इसको? इसकी वेलोसिटी को हम लिखेंगे v1 डैश, और इसकी वेलोसिटी को हम लिखेंगे v2 डैश। ये कुछ किताबों में ना इसको लिख देता है u1 u2, और इसको लिख देता है v1 v2। अलबत्ता दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट ही हमने किया है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इस बात से आपने परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, तो अगर आप इसको u1 u2 कह दें, बेशक इसको v1 v2 कह दें। मैंने क्या कहा? इसको v1 v2 कह दिया और इसको v1 डैश v2 डैश। डैश का मतलब है कि कुछ चेंज आया है। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना समझने वाली, ज़रा उस चीज़ को समझिएगा। इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन, आप ब्रैकेट में थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर लिखा हुआ हेड डाउन कुलियन। बच्चे ज़रा गौर कीजिएगा, मैं रफ अमल पे आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये दो बॉडीज़ है ना, दो बॉल्स हैं। अगर तो एक बॉल का सेंटर और दूसरी बॉल का सेंटर से सेंटर मिल रहा हो, अगर दोनों बॉल्स के सेंटर आपस में एक ही लाइन में हो, तो जब ये बॉल जाके टकराएगी, जिस तरह हम दूसरे को टक्कर नहीं मार देते यूं करके, हेड डाउन कुलियन इसको कहते हैं। यानी कि ये बॉल सीधी यूं जाके लगेगी, दिस इज कॉल्ड हेड डाउन कुलियन। अच्छा, अब ऐसे भी तो हो सकता है ना, एक बॉल इधर है, यानी कि ये दोनों बॉल्स जा भी एक ही तरफ रही हैं, उनके सेंटर भी आपस में मिल रहे हैं, तो जैसे ही टकराएंगी, दिस इज कॉल्ड हेड डाउन कुलियन।
इस कुलियन को हम क्या कहेंगे, हेड ऑन कुलियन। हेड ऑन कुलियन कब होगी, जब दोनों बॉल्स के सेंटर आपस में एक ही लाइन में होंगे। अच्छा, एक दूसरी कुलियन भी होती है जो कि हमारी बुक का हिस्सा तो नहीं है, अलबत्ता मैं आपको समझा देता हूँ। एक बॉल इधर को जा रही है, दूसरी इधर को जा रही है। अब जरा आप गौर करें कि जब ये आपस में टकराएंगी ना, यूं इस पॉइंट पे आके जाके टकराएंगी, ऐसे ना, इसका लोअर सरफेस इसके अपर से जाके टकराएगा। बच्चे इस कुलियन को हम कहते हैं ओब्लीक कुलियन। ओब्लीक का मतलब होता है तिरछी टेढ़ी। तो आपने गौर किया कि अब हेड ऑन कुलियन में तो सेंटर आपस में मिल रहे थे, लेकिन ओब्लीक कुलियन में दोनों बॉल्स के सेंटर आपस में नहीं मिल रहे। तो ये हेड ऑन कुलियन और ओब्लीक कुलियन में ये फ़र्क है। हमारे जो सिलेबस है उसमें हेड ऑन कुलियन का तो जिक्र है, अलबत्ता ओब्लीक का नहीं है। अब हेड ऑन कुलियन यही मैंने पॉइंट बना के लिखे हैं, ज़रा तवज्जो करें। दोनों बॉल्स कैसी होनी चाहिए, स्मूथ एंड हार्ड बॉल, कि दोनों बॉल स्मूथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टेढ़ी मेढ़ी हो और दूसरी सीधी हो, तो फिर परफेक्टली इलास्टिक कुलियन नहीं होती। ठीक है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सपोज करते हैं। स्मूथ एंड हार्ड बॉल है दोनों, M1 और M2। नॉन रोटेटिंग बॉल्स, बच्चे देखें, ये M1 और ये M2 है। M1 M2 के साथ जाके टकराए, मूव तो करे लेकिन रोटेट ना करे, क्योंकि अगर रोटेशन होगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो फिर तो हमारा सारा प्रूव ही चेंज हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि M1 M2 मूव तो कर रही है। मूव का मतलब और है, मूव का मतलब है आगे को जाना, रोटेट का मतलब है यूं घूमते घूमते जाना। तो हम मान के चलते हैं कि M1 M2 रोटेट नहीं कर रही, यूं सीधी जा रही हैं, सपोज कर रहे हैं, तो वो जो रहे। अब ऐसा हकीकत में नहीं होता। हकीकत में जब M1 M2 के साथ जाके टकराएगा तो ऑब्वियसली बात है कि जब वो मूव करेगा तो रोटेट भी करेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे भी इसको, सर्कुलर मोशन वाले में। लेकिन हम मान के चलते हैं, सपोज करते हैं कि जो दोनों बॉल्स हैं वो रोटेट नहीं कर रही, नॉन रोटेटिंग है, मूव कर रही है, रोटेट नहीं कर रही। ठीक हो गया, नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं। नंबर 3, LOI लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड LOM लाइन ऑफ मैस। लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मैस मस्ट बी अलोंग द सेम लाइन, यानी कि जो इन दोनों बॉल्स का सेंटर है वो भी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन हो। LOC भी कह सकते हैं, लाइन ऑफ सेंटर, लाइन ऑफ मैस, या LOC लाइन ऑफ सेंटर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब है कि ये इसी लाइन को लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं ना, सीधी जाके टकराती है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मैस या लाइन ऑफ सेंटर अलोंग द सेम लाइन, उसी वक्त हेड ऑन कुलियन होगी। अच्छा जी, चौथा पॉइंट, सेंटर लाई अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ये मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों बॉल्स का सेंटर एक ही लाइन में है, सेम स्ट्रेट लाइन, इसीलिए तो उसको हेड ऑन कुलियन कह रहे हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0। इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप देखें को इस वक्त सीधी जाकर टकराएगी ना, तो इस वक्त थीटा 0 है। इट मीन इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है। जब आप इस एंगल पे देखेंगे टकराने के बाद यूं नहीं हो जाएगी, तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर तो 0 नहीं होगा। ओब्लीक कुलियन में, हेड ऑन कुलियन में इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होता है, ओब्लीक कुलियन में इम्पैक्ट पैरामीटर एंगल 0 नहीं होता। तो ये तो थी चंद अहम बातें इलास्टिक कुलियन इन 1 डायमेंशन की, और ये इसकी डेफिनेशन है। डायग्राम मैंने बना दी है, बिफोर कुलियन है बच्चे, और नीचे वाले डायग्राम के साथ हम क्या लिखेंगे, आफ्टर कुलियन। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ स्टार्ट करते हैं, आप इन बातों को नोट करें जी बच्चे। इधर मैंने कहा ना LOI लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और LOM को हम लाइन ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, कि ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, तो LOM को आप अगर लाइन ऑफ मोशन कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको नोट करें जी बच्चे। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। इलास्टिक कुलियन किसे कहते हैं? इलास्टिक कुलियन उस कुलियन को कहते हैं जिसमें मोमेंटम भी कांस्टेंट रहे बिफोर एंड आफ्टर कुलियन, और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहे, यानी कि कंजर्व रहे। तो अब जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहे और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे, उसको इलास्टिक कुलियन कहते हैं। और जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व हो
लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो उसको इनइलास्टिक कहते हैं। अब हम तो पढ़ रहे हैं इलास्टिक कुलियन, तो उसमें मोमेंटम भी कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। मैंने हेडिंग लगा दी है, अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखें बिफोर कुलियन, टकराने से पहले, हाँ जी क्या है जी मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 बिफोर कुलियन। ये आप देख रहे हैं ना, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P = mv। तो m1v1 प्लस m2v2 बिफोर कुलियन, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कुलियन m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। तो क्या आ जाएगा जी m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अभी मैं इधर फिर याद करवाता चलूँ कि ये वेलोसिटी है, इसके ऊपर एरो नहीं मैं डाल रहा। उसकी वजह ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, वन डायमेंशन। हेडिंग पढ़े ना ज़रा, वन डायमेंशन। जब डायरेक्शन एक होगी तो एरो नहीं डालेंगे, क्योंकि जब डायरेक्शन सेम हो तो वेक्टर को स्केलर के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। तो बच्चे अब वन वाली टर्म को एक साइड पे लें, क्या आ जाएगा m1v1, ये इधर आके क्या हो जाएगी माइनस m1v1 डैश इज इक्वल टू m2v2 डैश, और ये प्लस वाली टर्म इधर आ जाएगी। तो वन वाली एक साइड पे कर लें और टू वाली एक साइड पे कर लें। इधर से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, m1 कॉमन आ जाएगा, m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 कॉमन आ जाएगा v2 डैश माइनस v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये देख लें आपको कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है ना आपको, हाफ mv²। तो पहली बाल की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरी की, तो क्या लिखेंगे m1v1 प्लस हाफ mv², किसकी, दूसरी की। तो m2v2² इज इक्वल टू 1/2 m1v1 डैश का स्केयर, ये किसकी बना, आफ्टर कुलियन, क्योंकि वेलोसिटी v1 डैश है, प्लस 1/2 m2v2 डैश का स्केयर। ठीक है, अब वन वाली एक साइड पे करने, टू वाली एक साइड पे, जिस तरह हमने ऊपर किया है। तो क्या आ जाएगा जी 1/2 m1v1², ये प्लस वाली इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस 1/2 m1v1 डैश का स्केयर इज इक्वल टू 1/2 m2v2 डैश का स्केयर, ये प्लस वाली इधर आके माइनस हो जाएगी, 1/2 m2v2 का स्केयर। अब क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी जी इसमें से, 1/2 m1 कॉमन आ जाएगा, 1/2 m1 1/2 m1 कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, v1 का स्केयर माइनस v1 डैश का स्केयर इज इक्वल टू, इधर क्या कॉमन आ जाएगा 1/2 m2 इन दोनों में से, तो v2 डैश का स्केयर माइनस v2 का स्केयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देखें कि जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ चुकी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और इक्वेशन नंबर 2 आ गई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे, आप इसको नोट करें। तो जी बेटा इधर से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया ना। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने का सूल क्या है, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या आएगी, m1 v1 माइनस v1 डैश ओवर 2 की लेफ्ट साइड m1 इंटू v1 का स्केयर माइनस v1 डैश का स्केयर। ठीक है, इसको नोट करें। तो जी बच्चे आपने इक्वेशन नंबर डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 करना है। इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिखना है स्केयर वाली को, और 1 वाली को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी अब इक्वेशन 2 की राइट साइड क्या आ जाएगी, m2 v2 डैश का स्केयर माइनस v2 का स्केयर, और नीचे क्या आ जाएगा जी m2 v2 डैश माइनस v2। तो देखिए जरा हमने इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया। अब क्या चीज़ें कट जाएंगी, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल हो गया। तो अब ज़रा तवज्जो करें कि
ये v1 स्केयर माइनस v1 डैश का स्केयर, इधर आप साइड पे ना रफ अमल पे एक फार्मूला नोट कीजिएगा, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम ऐसा करते हैं नीट के अंदर ही लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो इधर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ बच्चे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इधर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, सो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको हम क्या लिखेंगे, v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश ओवर नीचे क्या आ जाएगा, v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर v2 डैश प्लस v2 इंटू v2 डैश माइनस v2, नीचे क्या आ जाएगा जी, v2 डैश माइनस v2। ठीक है, नीचे वाली तो एज इट इज आ जाएगी ना। तो अब आप ज़रा गौर करें कि क्या चीज़ें कट रही हैं, ये v1 माइनस v1 डैश से v1 माइनस v1 डैश ये पूरी टर्म कैंसिल होगी, v2 डैश माइनस v2 से ये पूरी टर्म कैंसिल होगी। अब बाकी क्या बच गया, v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। अब क्या करेंगे जी, बिफोर एंड आफ्टर कुलियन को हमने अलग अलग करना है, तो डैश वाली को अलग करना है, ये प्लस v2 इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस v2, और ये प्लस v1 डैश उधर जाके v2 डैश माइनस v1 डैश। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। बच्चे ज़रा इसको नोट कर लें काइंडली। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा अंदाज क्या है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें इधर से, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाली माइनस की बन जाएगी, माइनस वाली प्लस की, तो v1 डैश माइनस v2 डैश। तो अगर आपने v1 डैश माइनस v2 डैश लिखना है तो बाहर आपको माइनस ज़रूर लगाना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ज़रा इधर आए बच्चे, इस डायग्राम को ज़रा देखें, बिफोर कुलियन एंड आफ्टर कुलियन। आपने इस डायग्राम के अंदर लिख लीजिएगा, जब टकराने से पहले दोनों मैसेज है ना, तो उस वक्त v1 इज ग्रेटर देन v2 है, यानी कि बॉल m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है और m2 की वेलोसिटी कम है, तो ज़्यादा माइनस कम। तो इधर देखें ज़रा, v1 माइनस v2, इस इक्वेशन को जो आखिर वाला रिजल्ट है ना मेरा, उसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, रटा ना मारे। अगर आपने देखना है कि इक्वेशन ठीक है या नहीं, तो दो बिफोर कुलियन v1 माइनस v2 ज़्यादा माइनस कम, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है टकराने से पहले। अच्छा, टकराने के बाद क्या होगा, जाहिर बात है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। जब ये m1 m2 के साथ टकराएगी तो टकराने के बाद जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी उसकी कम हो जाएगी, और जो थोड़ी वेलोसिटी के साथ चल रही थी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इधर मैं क्या लिखूँगा, इधर आपने नीचे लिख लेना है कि v2 डैश इज़ ग्रेटर देन v1 डैश। तो ये बच्चे आपने याद रखना है, ये बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन के दोनों रिजल्ट ना आपने जेहन में रखने हैं। ये मैं इधर लिख देता हूँ। अब आप देखें, इक्वेशन आपको याद हो जाएगी, ज़्यादा माइनस कम, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू ज़्यादा माइनस कम v2 डैश माइनस v1 डैश। ऐसे याद करने, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि आखिर वाली इक्वेशन कैसे याद करनी है। और नीचे एक दो लाइनें थ्योरी की लिखी, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। इसको हम क्या कहते हैं, v1 माइनस v2 को हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि दोनों बॉलें एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू, ये v2 डैश माइनस v1 डैश टकराने के बाद अलग अलग होगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। बच्चे ये इसको हेडिंग बना के, ये पेपर के अंदर एज ए हेडिंग लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। मसलन लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन, लेकिन वो इसको चेंज भी कर सकते हैं, प्रूव रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो ये एज ए हेडिंग के तौर पर भी आ सकता है, आपने इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है कि अप्रोच इज इक्वल टू सेपरेशन। अब जरा गौर करें कि v1 माइनस v2, अब इसका मतलब क्या है, मैं फर्जी एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अब आपने ये बातें नोट कर ली ना। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ जी, v1 की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड और v2 की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
इसकी ज़्यादा थी इसकी कम, तो पुट करवाएं जी, क्या आ जाएगा बच्चे 40 V1 की कितनी है 40 माइनस 30 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, अब ज़रा गौर कीजिएगा हमने क्या लिखा है माइनस, अब ज़रा गौर करें क्या आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम है इसकी ज़्यादा है, V2 डैश माइनस V, इसकी पहले 40 थी 30, अब इसकी क्या हो जाएगी V1 की 30 हो जाएगी, कम हो जाएगी, और V2 की क्या हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। सही, तो अब क्या करेंगे V1 30 माइनस 40, तो क्या लिखेंगे 30 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा ये 30 माइनस 40 कितना आ जाएगा बच्चे -10। ठीक है, 30 माइनस 40 कितना आ जाएगा -10। ये देखें ना V2 डैश माइनस V1 डैश। अब जरा आप गौर करें, आप कहेंगे सर 30 माइनस 40 तो -10, ये देखना हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कराई V2 डैश। अब जरा गौर करें, हमने इधर से कॉमन भी तो लिया ना माइनस। अब आप जरा गौर करें कि 10 मीटर पर सेकंड और -10 टकराने से पहले इजिकल टू टकराने के बाद वेलोसिटी का आंसर तो सेम आ रहा है, माइनस का साइन शो कर रहा है डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन चेंज हुई है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। यही बच्चे आपका आज का लॉन्ग क्वेश्चन था। इसके बाद ना वेलोसिटी ऑफ कुलियन आफ्टर कुलियन, वेलोसिटी ऑफ बॉल V1 डैश और V2 डैश का प्रूव और उसके कुछ केसेस, वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में, इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप V1 डैश और V2 डैश का प्रूव समझना चाहते हैं तो इससे अगले लेक्चर में आएगा, साथ में केसेस भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।